Dr. Sundar Kumar Pathak has specialized in journalism and mass communication, human values, peace education, human-centric philosophy of coexistence, Madhyasthata Darshan, value education. He has conducted more than 33 workshops for the faculty members of universities and colleges. He has also worked as an editor, editorial advisor, news editor, chief sub-editor, and general manager in the various Hindi newspaper brands in India, and dozens of articles and editorial published in various newspapers, magazines, and journals. He has published 100 plus reviews, research papers in international journal and conference. So it gives me a tremendous pleasure to introduce you and have you with us today, sir. Thank you so much for joining us, sir. I would like to hand over the session to you, sir. Please take over the session, sir. Thank you so much, sir. तो मेरी आवाज़ को कंफर्म कर दीजिए। मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आयुषी जी? हाँ जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले महर्षि मार्कंडेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट और इसके जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुमित मित्तल जी और इस यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर गौतम कुमार जी और मिसेस आयुषी चड्डा जी, और मुझे लगता है कि यहाँ पे रूबिका वालिया और निकिता अरोरा जी भी हमारे साथ में हैं, और सभी विद्यार्थी जो है वो इसको YouTube में सुन रहे हैं, ऐसा मुझे अवगत कराया गया है। मैं यहाँ पर अपनी बात दो संदर्भों में रखना चाहता हूँ। पहली बात है कि यदि मानव के जीने को समझने की कोशिश करते हैं तो ये पता लगता है मानव का जीना 4 आयाम में होता है, और यदि इनको क्षेत्र के हिसाब से देखें तो एक क्षेत्र है जिसको हम व्यावसायिक और प्राकृतिक क्षेत्र कहते हैं, जहां हम उत्पादन करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है जिसको हम सामाजिक क्षेत्र कहते हैं, जहां परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में हम लोग संबंधों में जीते हैं। और तीसरा क्षेत्र जो है बौद्धिक क्षेत्र है। बौद्धिक क्षेत्र में ही शिक्षा, रिसर्च एंड एजुकेशन है, और रिसर्च एंड एजुकेशन के माध्यम से हम प्राकृतिक नियमों को, सामाजिक नियमों को, बौद्धिक नियमों को, और इसके अलावा विधि विधान संविधान को, सभ्यता संस्कृति विधि व्यवस्था को, विचारधाराओं को और विविध दर्शनों को समझते हैं। तो जो बौद्धिक क्षेत्र है वो शिक्षा से, फिलॉसफी से, लॉजिक से जुड़ता है। और इसके बाद एक क्षेत्र है जिसको हम लोग एक्सपीरियंसल एरिया भी बोलते हैं, जिसको कुछ लोग आध्यात्मिक बोल सकते हैं, ये स्पिरिचुअल एरिया भी कह सकते हैं, और कुछ लोग इसको एक्सपीरियंसल एरिया बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से मानव जाति को समझने जाते हैं तो इसमें जो 2 आयाम हैं जिनको एक्सपीरियंसल एरिया कह रहे हैं और जिसको हम बौद्धिक एरिया कह रहे हैं, बौद्धिक क्षेत्र कह रहे हैं, इन दोनों के माध्यम से मानव जाति समझने का काम करता है। तो उसके चारों ओर का जो संसार है जिसमें वो स्वयं है, उसका परिवार है, समाज है, मानव जाति है, फिर मानव जाति जो है प्रकृति के साथ है, तो जीव संसार है, वनस्पति संसार है, फिर मटेरियल बॉडीज़ हैं, और फिर प्लेनेटरीज बॉडीज़ हैं, जैसे हमारा सौरमंडल है और इसके बाद आकाश गंगा है। तो मानव जाति इसको समझने का प्रयास करती है। इसमें समझने के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जिसको हम लोग ज्ञान, विवेक, विज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब होता है इसका जो क्रिया संसार है उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं। और दूसरा जो हिस्सा है जिसको हम विवेक कहते हैं कि इसका संबंध क्या है मानव जाति के साथ में, मानव का मानव के साथ क्या संबंध है और मानव का प्रकृति के साथ क्या संबंध है।
जैसे मानव शरीर के पोषण संरक्षण के लिए प्रकृति को समझने की ज़रूरत होती है, हवा को, पानी को, मिट्टी को, उत्पादन प्रणालियों को, उसकी प्रक्रिया को, इसको समझना होता है, क्योंकि मानव इनको समझ के ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर पाता है। दूसरा जो एरिया है जिसमें हम सब लोग परिवार की अविभाज्यता में होते हैं। हम सब लोगों का जन्म किसी माता पिता से होता है, माता पिता किसी परिवार के हिस्से होते हैं, और परिवार जो है वो समाज का हिस्सा होता है। तो परिवार समाज की अविभाज्यता में होता है। और इस प्रकार से यदि हम पूरी मानव जाति को देखते हैं तो वो प्रकृति के साथ अविभाज्यता में होती है। इसलिए रिलेशनशिप को समझना एक अनिवार्यता होती है, क्योंकि यदि हमको संबंध का निर्वाह नहीं आता है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। संबंध के निर्वाह करने के लिए हमको संबंधों को और संबंधों में निहित अंतर्निहित मूल्यों को समझना होता है। जैसे कोई भी संबंध विश्वास के बिना नहीं होता, सम्मान के बिना नहीं होता। अविश्वास और असम्मान में या स्नेह की जगह यदि द्वेष है तो रिलेशनशिप नहीं होती। तो रिलेशनशिप के लिए जो अनिवार्य मूल्य हैं वो विश्वास है, सम्मान है, स्नेह है, ममता है, वात्सल्य है, कृतज्ञता है, गौरव है और श्रद्धा है, प्रेम है। इस तरीके के जो मूल्य हैं वही संबंध निर्वाह में आवश्यक होते हैं। यदि संबंध के निर्वाह में इन मूल्यों की समझ नहीं होती है तो संबंध में जीना नहीं बनता है, और उसके कारण से जो पारिवारिक सामाजिक जीवन है उसमें दुख होता है, राष्ट्रीय जीवन में दुख होता है, अंतर्राष्ट्रीय जीवन में दुख होता है, द्वेष होता है, प्रतिस्पर्धा स्पर्धाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध जो है वो द्रोह विद्रोह में बदल जाता है और कई बार जो है हिंसा और युद्ध का रूप ले लेता है। यदि हम ह्यूमन हिस्ट्री को देखते हैं तो इसमें बहुत सारा युद्ध का इतिहास है, और युद्ध के इतिहास में मूल बात जो है वो वैल्यूज़ को ना समझ पाना है। मानव जाति में शिक्षा के माध्यम से जो मूल्य शिक्षा है या मूल्यों की समझ है, संबंधों की समझ है, संबंध निर्वाह की समझ है, उसका लोक व्यापीकरण ना हो पाने के कारण इससे ही जो संबंध का क्षेत्र है वो समस्या का कारण बन जाता है। एक प्रकार के संबंध में ना जी पाने का दुख होता है, दूसरा संबंध के टूटने का दुख होता है। जैसे परिवार का टूटना, मैरिज रिलेशनशिप का टूटना, या जिसको हम लोग सोशल डिसइंटीग्रेशन कह रहे हैं, या जिसको राष्ट्रीयता की कमी कह रहे हैं, मानवता की कमी कह रहे हैं। क्योंकि इसकी जो शुरुआत है, मानवता की जो शुरुआत है वो परिवार से ही होती है, किसी एक संबंध से होती है। यदि हम संबंध में सामरस्यता के साथ जी पाते हैं, हार्मोनी के साथ जी पाते हैं, विश्वास, सम्मान, प्रेम, स्नेह, ममता, वात्सल्य में जी पाते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए, सहकारिता करते हुए पूरक होते हुए यदि हम जीते हैं तो हमारा जीना जो है वो सुख, शांति, संतोष से भरा हुआ होता है। हमारे जीवन में जो है ममता, वात्सल्य, प्रेम, स्नेह होता है। हमको यदि अपने माता पिता से जीने में सहयोग मिलता है, अभिभावकों से सहयोग मिलता है, गुरुओं से सहयोग मिलता है, समाज के महापुरुषों से सहयोग मिलता है, तो हमारे अंदर उनके प्रति कृतज्ञता होती है और यही कृतज्ञता हमको सुख भी देती है। इसी प्रकार समाज में किसी ने योगदान किया होता है तो उसके प्रति गौरव का भाव होता है। गौरव का भाव भी मानव को सुख देता है। तो इसलिए जो समझने का क्षेत्र है और जो अनुभव का क्षेत्र है, जिसको हम कह रहे हैं कि अनुभव और विचार का क्षेत्र, दोनों को मिला के समझ का क्षेत्र है। तो मानव में जो अनुभव का क्षेत्र है उसमें कुछ मुद्दे हैं जिसको मानव जाति ने समझने का प्रयास किया है, और जहाँ जहाँ अधूरापन है उसको समझने के प्रयास में निरंतर मानव जाति क्रियाशील है, लगी हुई है, और बौद्धिक क्रिया के रूप में लगी हुई है, चिंतन के रूप में लगी हुई है। और उससे जो समझने की वस्तु है वो है नियंत्रण, वो है संतुलन, वो है निश्चित आचरण। वो निश्चित आचरण जो है प्रकृति का भी हो सकता है और वो निश्चित आचरण मानव का भी हो सकता है, जिसको हम कह सकते हैं रेगुलर बिहेवियर ऑफ द नेचर और रेगुलर बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। क्योंकि यदि इर्रेगुलर बिहेवियर होता है तो हमारे अंदर भय होता है, आशंका होती है, दुविधा होती है, और सामाजिक
प्राकृतिक जीवन में समस्याएं होती है, संकट होती है। जैसे प्रकृति में कुछ समस्याओं के क्षेत्र बने ही रहते हैं। जैसे हमारी इस पृथ्वी में कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको हम लोग सेस्मिक जोन के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे फ्लड आती रहती है। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ बहुत अति तप्त टेम्परेचर जो है वो 52 को 51 को 50 को क्रॉस कर जाता है। और कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे बहुत अधिक ठंडी पड़ती है। तो मानव इन प्राकृतिक नियमों का, प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन इसीलिए करता है कि उसके अनुकूल जो वातावरण है उसको समझ सके, जिसमें वो जिंदा रह सके, जिसमें वो सरवाइव कर सके और सहजता से कर सके, आसानी से कर सके। इसलिए यदि ह्यूमन सेटलमेंट को यदि हम देखते हैं तो हम ऐसा पाते हैं कि जो प्राकृतिक रूप से अनुकूल क्षेत्र होते हैं वहीं सर्वाधिक आबादी जो है बसती है। तो इसलिए मानव जाति को प्राकृतिक नियमों को, प्राकृतिक वातावरण को, उनकी प्रक्रिया को, उसकी प्रणाली को, उसके अंतर्निहित विधियों को समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार मानव के जो अनुभव का क्षेत्र है उसको हम लोग नियम नियंत्रण संतुलन निश्चित आचरण के रूप में पहचानते हैं। जैसे अभी दुनिया के बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है। क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग आ गई, प्रदूषण बढ़ गया, प्रकृति में असंतुलन हो गया। तो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण से वायुमंडल में गर्मी बढ़ गई। सरल भाषा में कहें तो पृथ्वी को बुखार आ गया। और पृथ्वी को बुखार आने के कारण से जो ध्रुवीय बर्फ़ है, जो ग्लेशियर हैं, वो पिघलना शुरू हो गए। अभी हाल ही में हम लोगों ने चमोली की घटना देखी, जिसमें ग्लेशियर जो है वो बह के आ गया और उसके कारण से बहुत बड़ा डिज़ास्टर जो है हमने देखा। और इससे पहले भी केदारनाथ वाले एरिया में ऐसी घटनाएं हुई थी। अभी कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो उत्तरी ध्रुव के एरियाज हैं जहाँ ग्लेशियर हुआ करते थे, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो ग्लेशियर जो है वो पिघल गए और वो पानी की झील बन गए। और यदि ये ग्लेशियर और बड़ी मात्रा में पिघल जाते हैं तो ऐसा वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि इनका जो जल है वो नदियों के माध्यम से बहते हुए समुद्र में बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाएगा और समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ता है तो बहुत सारे ऐसे शहर जैसे न्यूयॉर्क है, सिंगाई है, मुंबई है, कोलकाता है, जो समुद्र के किनारे बसे हुए बहुत सारे देश हैं दुनिया के, टोक्यो है, वो सब पानी के नीचे समा सकते हैं। क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से समुद्र के किनारे के जो महानगर हैं वो डूब में जा सकते हैं और इस प्रकार से मानव जाति को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और भी ज़्यादा नुकसान यदि इसके बावजूद भी मानव जाति ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का प्रयास नहीं करती है तो उस स्थिति में ऐसा भी कहा जा रहा है कि यदि आइस कैप, अर्थ के जो आइस कैप हैं जिनको हम लोग नॉर्थ और साउथ पोल कह रहे हैं, यदि इनका ध्रुवीय संतुलन बिगड़ जाता है तो पृथ्वी जो है, जो अभी गठन के रूप में एक ठोस पिंड के रूप में है, ये विखंडित हो सकती है। और जिस प्रकार का वातावरण शनि में है, सैटर्न पे है, उस तरीके का वातावरण जो है वो पृथ्वी पे बन जाएगा। और उस स्थिति में मानव के साथ जीव जंतु और वनस्पति संसार भी जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मानव को प्राकृतिक आपदाओं के क्षेत्रों को समझने की ज़रूरत होती है और जो पृथ्वी का नियंत्रण संतुलन है वो कैसे बना रहे इसको समझने की आवश्यकता होती है। और क्लाइमेट जो है अपने रेगुलर बिहेवियर में बना रहे, जिसको हम कहते हैं मौसम का मिजाज बदल रहा है। जैसे मैं कुछ समय पहले राजस्थान में रहता था, जो बीकानेर वाला जो रेगिस्तानी एरिया है, और मैंने ऐसा पाया कि धीरे धीरे वहाँ पे बरसात बढ़ गई। पिछले 7-8 साल में पानी गिरने की संख्या बढ़ गई और उसके कारण से वहाँ पे रेगिस्तान में वनस्पतियाँ उगने लगी। और ये भी देखा कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ वनस्पतियाँ ज़्यादा होती थी, वहाँ पर सूखा पड़ने लगा, वहाँ रेगिस्तान बढ़ रहा है। इसको हम लोग एक प्रकार से क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में देखते हैं। और ये क्लाइमेट चेंज जो है वो कहीं ना कहीं
जिसको प्राकृतिक असंतुलन कह रहे हैं उसका कारण होता है, और इसी को टेक्निकल भाषा में एल नीनो इफेक्ट कहते हैं। तो एल नीनो इफेक्ट के कारण से यदि ये जो गर्मी के क्षेत्र हैं या ठंड के क्षेत्र हैं या सूखे क्षेत्र हैं या नमी के क्षेत्र हैं, यदि ये 400-500 किलोमीटर सरक जाते हैं तो इस इलाके का पूरा इकोनॉमिक साइकिल भी चेंज हो जाता है, क्योंकि एक निश्चित तापक्रम में एक निश्चित प्रकार की वनस्पति पैदा होती है। जैसे धान की फसल के लिए हमको एक निश्चित तापक्रम और पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है। यदि धान का कटोरा कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ का जो तापमान और या वातावरण है, यदि वो 200-300 किलोमीटर सरक जाता है तो छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन नहीं होगा, और धान का उत्पादन नहीं होगा तो जो बड़ी संख्या में राइस मिल लगाई हैं वो बेकार हो जाएंगी, और उसके आधार पर जो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया है वो बेकार हो जाएगा। तो इसलिए शिक्षा का प्रयोजन होता है प्राकृतिक नियमों को समझना, प्राकृतिक नियंत्रण को समझना, प्राकृतिक संतुलन को समझना, और उसके रेगुलर बिहेवियर को समझना, जिसको हम लोग कह रहे हैं आचरण को समझना, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को समझना, जैसे जिसको हम मौसम कह रहे हैं, क्लाइमेट कह रहे हैं, जिसको हम प्रदूषण कह रहे हैं, जिसको हम ओजोन लेयर कह रहे हैं, इनको समझना, इनके अंतर संबंध को समझना, और इनकी निश्चितता को बनाए रखने से ही मानव इस धरती पे अनंत काल तक रह सकता है। यदि मानव इसको नहीं समझता है तो धीरे धीरे ये संकट गहराता जाएगा। और जैसा कि स्टीफन हॉकिंस नोबल लॉरिएट जो हैं वो ये कहते थे, या और भी बहुत सारे नोबल लॉरिएट और दुनिया के बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख हैं, जैसे यूएन चीफ के यदि आप लेक्चर्स को देखेंगे तो उन्होंने कई बार इस बात को चेताया है कि यदि मानव अपनी आचरण यानी जीने की पद्धति को प्राकृतिक नियमों के अनुकूल नहीं करता है, उस स्थिति में मानव 50 साल 60 साल से ज़्यादा इस धरती पर नहीं रह पाएगा। तो प्रश्न ये है कि शिक्षा का प्रयोजन क्या है? शिक्षा का प्रयोजन क्या केवल अपना नौकरी अर्जित कर लेना है, अपना रोजगार स्थापित करने लेना, या शिक्षा का प्रयोजन है इस मानव जाति को, इस सभ्यता को, संस्कृति को, विधि को, व्यवस्था को बनाए रखना है, प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखना है, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा वातावरण बना के जाना है। तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण बना के जाना है, यही शिक्षा का मूल उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि हर अभिभावक, हर गुरु जो है यही चाहता है उनके बच्चे, उनकी संतान, उनके विद्यार्थी उनसे अच्छे हों, उनसे अच्छा जीवन जी सकें, जैसा वो जिए हैं उससे अच्छा वो जीवन जी सकें। यही मानव की जो नैसर्गिक आकांक्षा है, इसको हम चिराकांक्षा भी कह सकते हैं, और यही हमारी वैदिक संस्कृति में, जिसको सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, इस तरीके से उद्घोष में देखने को मिलता है। उसी को हम वसुदेव कुटुंबकम भी कहते हैं, मतलब ये मानव जाति एक कुटुंब है, और एक कुटुंब की तरह से अनंत काल तक इस पृथ्वी पर जी सके, इसको समझने का एरिया हम कह रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि इसमें जो मूल्य है वो नियम है, नियंत्रण है, संतुलन है, और यदि मानव में इसको देखते हैं तो न्याय है और व्यवस्था है और सत्य है। मानव को 3 चीज़ें समझना होती मूल रूप से, जिसको संबंध में जीने के लिए ज़रूरी है। पहला ये समझना होता है कि हम संबंध को पहचान सकें, जैसे परिवार में संबंध होते हैं माता पिता पुत्र पुत्री के रूप में, परिवार में संबंध भाई बहन के रूप में होते हैं, और परिवार में संबंध जो है वो पति पत्नी के रूप में होते हैं। मूल रूप से जो बच्चे होते हैं वही एक उम्र के बाद पति पत्नी बनते हैं, और एक उम्र के बाद वो माता पिता बन जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से परिवार की परंपरा जो है पूरी मानव जाति में देखने को मिलती है। अभी कुछ समय से व्यक्तिवाद बहुत बढ़ गया है, और व्यक्तिवाद बढ़ने के कारण से परिवार टूट रहे हैं, सामाजिक विखंडन हो रहा है, और दुनिया के बहुत बड़े बड़े दार्शनिक जो हैं इस बात को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि यदि परिवार टूटता है तो समाज टूटता है, समाज टूटता है तो राष्ट्र टूटता है, और राष्ट्र टूटता है तो मानव जाति टूटती है, क्योंकि मानव का जीना सह अस्तित्व में होता है। जैसे एक बच्चे का भरण पोषण जो है वो किसी परिवार में होता है, यदि परिवार में नहीं होता तो राष्ट्र के सह अस्तित्व में होता है, समाज के सह अस्तित्व में होता है। जैसे समाज यदि ओल्ड एज होम बनाती है या क्रैश बनाती है,
तो समाज के सहअस्तित्व में ही उसका भरण पोषण संरक्षण होता है। और इसके अलावा भी जो सामाजिक राष्ट्रीय व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे ह्यूमन सिक्योरिटी है, तो ह्यूमन सिक्योरिटी जो है वो राष्ट्रीयता में, राष्ट्र के ढांचे खांचे में होती है, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई शक्तिशाली देश दूसरे कमज़ोर देशों को दबाने का प्रयास करते हैं, तब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसका विरोध होता है और उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो इसका मतलब है मानव का जीना जो है वो सहअस्तित्व में होता है। तो जो पहला सहअस्तित्व वो प्रकृति के साथ है, क्योंकि मानव के शरीर है, तो शरीर को आहार चाहिए, शरीर के लिए खाद्यान्न चाहिए, फल चाहिए, सब्जियां चाहिए, दूध चाहिए, ये सब हमको आहार पोषण के अर्थ में चाहिए। दूसरा, हमको शरीर की सुरक्षा करना है, तो शरीर की सुरक्षा के लिए आवास चाहिए, और शरीर की सुरक्षा के लिए हमको वस्त्र आदि चाहिए। और शरीरों की सुरक्षा के लिए ही हमको ग्राम और नगर का नियोजन चाहिए, क्योंकि यदि ग्राम और नगर का नियोजन ठीक से नहीं होता, प्लानिंग ठीक से नहीं होती है, उस स्थिति में भी डिसऑर्डर क्रिएट होता है, समस्याएं क्रिएट होती हैं, जीव जानवरों का खतरा बढ़ सकता है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस प्रकार के रोग पैदा होते हैं। और अभी हाल ही में कोविड हमने देखा। कोविड के बारे में अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि वो ह्यूमन एरर है या नेचुरल है, या जो क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग है उसके इफेक्ट के कारण से हुआ है। क्योंकि लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समस्या तो है ही, ये तो समझ में आता है। और कोई 25-30 लाख लोग जो हैं कोविड से मर भी गए, करोड़ों लोग उससे इफेक्ट हुए हैं, उससे पूरी इकोनॉमी जो है वो चौपट हुई है। तो जब भी कोई समस्या बनती है वो ग्लोबल लेवल पर उसका इफेक्ट आता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण से भी जो प्रभाव आएंगे वो किसी राष्ट्र की सीमा में नहीं होंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ही होंगे, ग्लोबल लेवल पे ही होंगे। तो इसलिए जो प्रॉब्लम है वो ग्लोबल भी होती हैं लोकल के साथ साथ, बल्कि ज़्यादातर लोकल प्रॉब्लम्स का संबंध ग्लोबल प्रॉब्लम से ही होता है। यदि वैश्विक स्तर पे मानव जाति के स्तर पे समझ की कमी होती है, व्यवस्था में अन्याय, शोषण, अत्याचार होता है, उस स्थिति में उसका प्रभाव जो है राष्ट्रीय जीवन पे और सामाजिक जीवन पे, और सामाजिक जीवन से पारिवारिक जीवन पे आता है, और पारिवारिक जीवन से व्यक्तिगत जीवन के ऊपर भी आता है। क्योंकि ये जीना जो है वो व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के सह अस्तित्व में होता है। इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं उनको भी समझाना चाहिए कि जो व्यक्तिगत जीवन है वो केवल विचार तक सीमित होता है, दर्शन तक सीमित होता है ना। मानव के अंदर का जो बौद्धिक क्षेत्र है वहीं तक एक व्यक्ति का जीना होता है, और बाकी जो उसका जीना होता है वो सामाजिक तौर से जीना होता है, जैसे माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ। और क्योंकि हम लोग किसी एक राष्ट्र के हिस्से हैं तो राष्ट्र के साथ भी जीना होता है, और हम क्योंकि मानव जाति के रूप में हैं इसलिए हमको मानव जाति के साथ भी जीना होता है। क्योंकि हम अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, यूरोप, इंग्लैंड जा सकते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, हम दुनिया के किसी भी देश में जा सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। उनकी अपनी कुछ शर्तें हैं लेकिन हम रह सकते हैं। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय जीवन को भी समझना होता है। इसीलिए मैंने ये कहा कि समझने के क्षेत्र में जो नियम, नियंत्रण, संतुलन है, न्याय, धर्म, सत्य है, जो सभ्यता है, संस्कृति है, विधि है, व्यवस्था है, इसको समझना होता है। यदि हमको इसमें समझ में कमी होती है तो मानव जीवन दुखी होता है, समस्याग्रस्त होता है, संकटग्रस्त होता है, और वो व्यक्तिगत जीवन भी होता है। जैसे व्यक्तिगत जीवन में विचार में तनाव आ जाता है, आशा, विचार, इच्छा के अंदर असंतुलन हो जाता है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे वैचारिक रूप से हमारा मन शांत रहे। हम ये भी चाहते हैं कि हमारी इच्छाएं जो हैं ऐसी इच्छाएं हों जिनके पूरी होने से हमें सुख मिले और हम दूसरों के सुख का स्रोत बन सकें। तो यदि आशा, विचार, इच्छा का क्षेत्र, जिसको बौद्धिक क्षेत्र कहते हैं, यदि उसमें तनाव है, पीड़ा है, गुस्सा है, क्रोध है, हिंसा है, ईर्ष्या है, तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर पहले दुख आता है। हमारा गुस्सा, हमारा क्रोध, हमारी जिसको हिंसा कह रहे हैं, और हमारा द्वेष,
जब तक दूसरों तक पहुंचता है उससे पहले ही हमको पीड़ित कर देता है, हमको आवेशित कर देता है, हमारे लिए समस्या बन जाता है। और इसके बाद जब दूसरे तक पहुंचता है तो उसके लिए समस्या बन जाता है, पीड़ा बन जाता है। और हम इस बात से शायद सुखी हो सकते हैं, ऐसा हम मान लेते हैं, हमने दूसरे को दुखी करके अपने लिए सुख अर्जित कर लिया, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप दुख का स्रोत बनते हैं, वही दुख पहले आपको दुखी करता है और इसके बाद वो दुख बड़ा रूप लेकर आप तक लौट के आता है। जैसे यदि परिवार टूटते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, अपराध बढ़ता है, अपराध बढ़ता है तो पारिवारिक सामाजिक जीवन में भय बढ़ता है, आतंक बढ़ता है ना। और इसके बाद जीना मुश्किल हो जाता है। हम कितना सिक्योरिटी करके जिएंगे, तो इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है। दूसरा मैंने ये कहा कि आदमी का जीने का क्षेत्र है। आदमी बेसिकली दो जगह जीता है। एक जीता है सामाजिक क्षेत्र में, जिसकी मैं बात कर रहा था, व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र के रूप में हमारा सामाजिक जीवन है। और सामाजिक जीवन में जो जीना है वो सह अस्तित्व पूर्वक होता है, जैसे परिवार समाज के सह अस्तित्व में जीता है, परिवार समाज के सह अस्तित्व में जीता है, समाज राष्ट्र के सह अस्तित्व में है और राष्ट्र अंतर्राष्ट्र के सह अस्तित्व में है। सह अस्तित्व का मतलब साथ साथ जीना होता है, सह अस्तित्व का मतलब परस्परता में जीना होता है, सह अस्तित्व का मतलब संबंध पूर्वक जीना होता है। तो जो संबंध पूर्वक जीना होता है, इसमें मूल्यों की समझ आवश्यक है। यानी किसी भी परिवार में यदि परस्परता में यानी रिलेशनशिप में यदि विश्वास नहीं है, उस स्थिति में जीना नहीं बनता है। केवल हम अपने एक घर की छत के नीचे रह सकते हैं, लेकिन हम अविश्वास के रूप में रहते हैं और अविश्वास हमारे दुख का स्रोत होता है, जबकि हम सुखी होकर जीना चाहते हैं, हम सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें समझने का जो मूल सिद्धांत है वो संबंध है। संबंध को ही सह अस्तित्व कह रहे हैं। और संबंध जो है व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र के रूप में जो मानव जाति है उसका नैसर्गिक संबंध है, नैसर्गिकता के साथ संबंध है। नैसर्गिकता के साथ संबंध का मतलब है कि मानव प्राकृतिक संतुलन में ही जी सकता है। यदि ताप असंतुलित होता है, जैसे मानव शरीर जो है, यदि उसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो एक समय के बाद मानव की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी पृथ्वी का बुखार बढ़ता है, जैसा अभी बढ़ गया है, यदि ये 2 डिग्री और बढ़ता है तो इस पृथ्वी का सर्वाइव करना मुश्किल है। कम से कम मानव जीवन और वनस्पति और जीव संसार का जो जीवन है इसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा यदि 2 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये जो विशाल समस्या हम लोगों के सामने है, क्योंकि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो मुख्य रूप से कंप्यूटर और इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये सब समाज में जो भी गतिविधियां होती हैं उसके प्रबंधन को समझना। तो इसलिए ऐसे संस्थाओं की एक विशेष जवाबदारी होती है, क्योंकि वो एक नई पीढ़ी को तैयार करते हैं जो व्यवस्था में भागीदारी करती है। वो इंजीनियरिंग में, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रीज़ में, कारपोरेट में तो लोगों को तैयार करती ही है, लेकिन वो साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस में या इंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी लोगों को तैयार करती है। तो 1 मिनट। जी जी सर, आ जाइए जी। ठीक, मेरा एक लेक्चर चल रहा है। ठीक है सर, ठीक। सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि शैक्षिक संस्थाओं की विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो अपने आने वाली पीढ़ी को जो व्यवस्था में भागीदारी करने वाली है, राज्य व्यवस्था में, समाज व्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्थाओं में या राजनीतिक व्यवस्थाओं में भागीदारी करना है। अभी जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे जाके इन सब व्यवस्थाओं में भागीदारी करेंगे। और सबसे बड़ी भागीदारी तो परिवार व्यवस्था में ही है, क्योंकि यदि परिवार व्यवस्था में भागीदारी बच्चे नहीं करते हैं तो परिवार का जीवन बहुत दुखी होने वाला है। क्योंकि माता पिता भी उपेक्षित हो जाते हैं और बच्चे भी उपेक्षित हो जाते हैं। और जब तक कोई व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं कमा धमा रहा हूँ, मैं अपना दाल रोटी खा पी लूँगा, मेरे को किसी से रिलेशनशिप से संबंध नहीं है, लेकिन एक समय के बाद वो भी बुजुर्ग होता है, बूढ़ा होता है,
या अपनी नौकरी से रिटायर होता है या कभी बिजनेस में वो लॉस में जाता है, घाटे में जाता है, उस समय यदि वो व्यक्तिवादी विधि से जीता है तो समाज भी उसके लिए खड़ा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो सामाजिक जीवन है, परस्परता में जीवन है, रिलेशनशिप में जीवन है, उसमें दुख बढ़ता जाता है, समस्याएं बढ़ती जाती हैं। तो ये जो स्वार्थ के साथ जीना है या व्यक्तिवादी तरीके से जीना है, ये एक बहुत बड़े संकट के रूप में मानव जाति इसको पहचान रही है। क्योंकि यदि ये व्यक्तिवाद बढ़ता है तो पूरा का पूरा जिसको सभ्यता, संस्कृति, विधि व्यवस्था का जो हजारों साल का श्रम है वो ध्वस्त हो जाएगा। जैसे इस पृथ्वी को तैयार करने में हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पतियों का बड़ा श्रम लगा है, जीव संसार का श्रम लगा है। जीव संसार में एक श्रम होते होते मानव शरीर रचना एक विकसित रचना के रूप में जो है प्रकट हुई, और इस मानव के प्रकट होने के बाद धीरे धीरे मानव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास हुआ है, विचारधारा का विकास हुआ है, शिक्षा का विकास हुआ है, और उसके बाद विज्ञान का विकास हुआ है। तो ये इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसको बचा के रखने की जिम्मेदारी जो है वो शिक्षा संस्थाओं की है, क्योंकि शिक्षा संस्थाएं ही मानसिकता का निर्माण करती है। मानसिकता ही आचरण में आती है, आचरण ही व्यवस्था का मूल आधार होता है। यदि मानव के आचरण में मूल्य निष्ठा नहीं होती है तो वो व्यवस्था में जाके अव्यवस्था पैदा करता है। हम लोग ऐसा देख ही रहे हैं, जो लोग परिवार में ठीक से नहीं जी पाते हैं और सामाजिक जीवन में सक्रिय हो जाते हैं, वो सामाजिक जीवन में भी जहर घोल देते हैं। जो लोग सामाजिक जीवन में ठीक से नहीं जी पाते हैं और यदि वो राष्ट्रीय जीवन में भागीदारी कर लेते हैं किसी तरीके से, तो उस स्थिति में वो राजनीतिक जीवन को या राष्ट्रीय जीवन को भी प्रदूषित कर देते हैं, उसको भ्रष्ट कर देते हैं, उसमें अनैतिकता और मूल्यहीनता के बीज बो देते हैं, उसमें भ्रष्टाचार, शोषण, अपराध की प्रवृत्तियों को पनपा देते हैं, और वो विधि विहीन जीने के लिए प्रेरित कर देते हैं, नियमों के विपरीत जीने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ऐसा हम लोग देख रहे हैं राष्ट्रीय जीवन में, दुनिया के बहुत सारे देशों में हम लोग ऐसा देख रहे हैं, हमारे अपने देश में भी हम लोग ऐसा देख रहे हैं। तो इसलिए समाज की जिम्मेदारी है कि वो राजनीतिक रूप से नेतृत्व करने वाले लोग, राष्ट्रीय जीवन में नेतृत्व करने वाले लोगों का इस प्रकार से चयन करे कि वो मूल्यनिष्ठ हो, उनमें संस्कृति की समझ हो, सभ्यता की समझ हो, उनमें विधि की समझ हो, व्यवस्था की समझ हो। यदि ऐसे समझदार लोग जो है नेतृत्व में आगे आते हैं तो वो नेतृत्व में कैसे आगे आएंगे? उसके लिए पहले शिक्षा का जो क्षेत्र है उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो व्यवस्था की समझ को, एक नियमित आचरण को, एक मूल्य निष्ठा को, है ना, जो संवैधानिक हमारे दायित्व हैं, इनके प्रति एक सरोकार को विद्यार्थी या अग्रिम पीढ़ी में जो है प्रतिष्ठित करे। तो इसलिए शिक्षकों का ये विशेष रूप से दायित्व होता है कि वो बच्चों की मानसिकता में मूल्यों को प्रतिष्ठित करें, चरित्र को प्रतिष्ठित करें, नैतिकता को प्रतिष्ठित करें, और इस रूप में संस्कृति और सभ्यता को प्रतिष्ठित करें। क्योंकि संस्कृति सभ्यता के बिना विधि और व्यवस्था नहीं हो सकती। यदि संस्कृति और सभ्यता की समझ नहीं है तो विधि और व्यवस्था में कोई जी नहीं सकता है। तो संस्कृति और सभ्यता जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। संस्कृति से सभ्यता आती है। संस्कृति का मतलब होता है जिसको हम लोग वैचारिक रूप से न्याय की समझ कह रहे हैं, जिसको हम व्यवहारिक रूप से न्याय की समझ कह रहे हैं, व्यवस्था की समझ कह रहे हैं, सत्य की समझ कह रहे हैं। तो इसलिए विचार में जो संस्कार है, विचार में जो मूल्यों की समझ है, उस रूप में संस्कृति है। और जब सामाजिक जीवन में व्यवहार में वही समझ उतरती है तो उसको सभ्यता कहते हैं। सभ्यता का मतलब है कोई विश्वास के साथ, सम्मान के साथ, परस्पर स्नेह पूर्वक, ममता वात्सल्य पूर्वक, कृतज्ञता गौरव पूर्वक यदि आपस में जीते हैं, जैसे धीरता पूर्वक जीते हैं, वीरता पूर्वक जीते हैं, उदारता पूर्वक जीते हैं, न्याय से जीते हैं, धर्म से, यही सभ्यता का प्रमाण है। तो संस्कृति वैचारिक क्षेत्र में पहचानने में आती है और सभ्यता सामाजिक क्षेत्र में पहचानने में आती है।
तो संस्कृति बौद्धिक क्षेत्र में एक उपलब्धि है और सामाजिक क्षेत्र में वही जो संबंधों में जीने की समझ है और संबंधों में मूल्य निर्वाह की समझ है, संबंधों में जो अर्पण समर्पण की समझ है, संबंध में जो सेवा की समझ है ना, संबंधों में जो परिवार में जीने की व्यवस्था की समझ है, यदि वही समझ जीने में प्रमाणित होती है उसको सभ्यता कहते हैं। और इसके बाद दूसरा एरिया है जिसको हम लोग विधि और व्यवस्था कहते हैं। तो जब मानव में संस्कृति सभ्यता होती है तभी उसके सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन में विधि व्यवस्था आती है। विधि पूर्वक हम मानव जाति नियंत्रित होते हैं। जैसे हम लोग इसको छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी भी शहर में यदि ट्रैफिक के नियमों के प्रति उस शहर के रहने वालों के मन में सम्मान होता है या उसकी स्वीकृति होती है, तो उस शहर में ट्रैफिक के जो नियम हैं वो बने रहते हैं और इस प्रकार से ट्रैफिक जो है सुचारू रूप से चलता है। तो विधि की उपयोगिता यही होती है कि वो जो मानव के क्रियाकलाप हैं उसको व्यवस्थित कर देता है और व्यवस्थित जो जीवन होता है वो ज़्यादा सुखमय जीवन होता है। जहाँ डिसऑर्डर होता है, कियोस होता है, वहाँ पे लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ बैर विरोध होते हैं, वहाँ पर हिंसा होती है और कई बार जब बड़े स्तर पे हो जाती है तो युद्ध भी होते हैं। तो इसलिए संस्कृति सभ्यता ही विधि व्यवस्था का आधार बनती है। हम लोग मूल रूप से 3 व्यवस्थाओं में जीते हैं। एक व्यवस्था है जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है तन मन धन रूपी अर्थ को उपार्जित करना, और इसको उपार्जित करने के लिए हम लोग प्राकृतिक ऐश्वर्य पर श्रम करते हैं। जैसे खेतों में श्रम करते हैं, जैसे हम माइनिंग का काम करते हैं, मिनरल निकालते हैं और फिर उस मिनरल से जो है धातुएं बनाते हैं या हमारी आवश्यक वस्तुओं को बनाते हैं, या हम तेल कोयला पेट्रोलियम आदि निकालते हैं, उससे बिजली पैदा करते हैं आदि आदि। ये सब हम लोग इसको कहते हैं प्राकृतिक ऐश्वर्य पे श्रम पूर्वक मानव तन मन धन रूपी अर्थ को अर्जित करता है। और इसकी आवश्यकता ये है कि ये अर्थ जो है तन मन धन जो है वो मानव के तन मन धन रूपी जो अर्थ है वो मानव के पोषण और संरक्षण के लिए आवश्यक है। और पोषण और संरक्षण के साथ साथ समाज गति को बनाए रखने के लिए भी धन की उपयोगिता होती है। और धन मूलतः रुपए नहीं होते, धन मूलतः उत्पादित वस्तु होती है। उत्पादित वस्तु के आधार पे ही जीडीपी होती है। जीडीपी का मतलब होता है कि जो कोई देश या कोई समाज जितना उत्पादन करता है उसके आधार पे ही उसकी अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन होता है। करेंसी के आधार पे नहीं होता मूल्यांकन। करेंसी तो जो है वस्तु विनिमय का ही काम करती है। जैसे आदमी का जो पेट है वो करेंसी से नहीं भरता है, उत्पादित वस्तु से ही भरता है, खाद्यान्न से, फल दूध से ही भरता है। और यदि करेंसी बढ़ जाए और उत्पादित वस्तु कम हो जाए तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। तो इसलिए हमको ये सब समझना पड़ता है कि जो आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक व्यवस्थाएं हैं और उत्पादन की जो विधि है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, फिर जो उत्पादित वस्तु है उसका सदुपयोग है और उसकी सुरक्षा है। तो जब उत्पादित वस्तु के रूप में तन मन धन के रूप में जो भी उत्पादन होता है किसी समाज में या राष्ट्र में, उसकी सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था होती है उसको हम लोग राज्य व्यवस्था कहते हैं। तो राज्य व्यवस्था का मतलब होता है सुरक्षा का काम होता है। परिवार सुरक्षा, समाज की सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, हमारी सीमाओं की सुरक्षा, वन की सुरक्षा, खनिज की सुरक्षा, नदी नालों की सुरक्षा, सड़कों की सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा, इन सारे सुरक्षात्मक कार्यक्रम को ही राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। इसलिए राजनीतिक व्यवस्था यदि सुरक्षात्मक कार्यक्रम में असफल होती हैं तो मानव जाति के मन में या मानव समाज के मन में ये प्रश्न उठता है कि इस राजनीतिक जीवन का औचित्य ही क्या है। क्यों हम अपने श्रम से जो है इन करप्ट राजनेताओं को पालने, उनको भोग करने के लिए अवसर दें, है ना। तो इसलिए राजनीतिक जीवन में सुरक्षा का सर्वाधिक महत्व है और उत्पादित वस्तु की सुरक्षा के रूप में, और जो संपादित वस्तु है, जैसे
हमारे नदी नाले तालाब हैं, जैसे जंगल हैं, और जो खनिज संपदा है उसका भी संरक्षण संवर्धन करना राज्य व्यवस्था के अंतर्गत होता है। इसलिए मानव को अर्थव्यवस्था के साथ वस्तु के सदुपयोग सुरक्षा के रूप में राज्य व्यवस्था को भी समझना एक अपरिहार्यता है, क्योंकि कोई भी एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज भी जो है वो संसाधनों की सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकता है। सीमाओं की सुरक्षा और जो असामाजिकता से परिवार समाज को बचाने का काम है, उसके लिए हमको एक सुरक्षा तंत्र को बनाना होता है, जिसको हम लोग न्याय सुरक्षा कह रहे हैं। और न्याय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के अर्थ में राज्य व्यवस्था होती है। तीसरी एक व्यवस्था और हमको सीखना होती है, यदि वो हम सीख पाते हैं तो हमारा जीवन सुखी होता है। तो वो जो व्यवस्था है जिसको हम लोग सदुपयोगिता की व्यवस्था कह रहे हैं, बेसिकली मूल रूप से यदि हम धर्म व्यवस्थाओं को समझते हैं तो उनका प्रयोजन यही रहा होगा कि वो जो सदुपयोगिता को वो सुनिश्चित कर सकें। इसलिए धर्म संस्थाओं के जो आचार नियम हैं, आचार संहिताएं हैं, उनका पढ़ने में ऐसा पता लगता है कि वो सदुपयोगितावादी थीं। प्रकारांतर से धार्मिक संस्थाएं जो है वो भौतिकवादी हो गई और वो संग्रह में लग गई। इसलिए जो सदुपयोगिता की जगह वहाँ पे रिसोर्सेज की बर्बादी अभी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो सदुपयोगिता की समझ का जो दायित्व है वो आज के जो प्रचलित धर्म संस्थाएं हैं उनकी बजाय शिक्षा संस्थाओं को अपनाना चाहिए। और शिक्षा संस्थाएं जो है बच्चों के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा जो मास होता है वो शिक्षा संस्थाओं के साथ ही जुड़ा है, धार्मिक संस्थाओं से भी बड़ा जो मास है वो बच्चों के रूप में, विद्यार्थियों के रूप में शिक्षा संस्कार व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो जो शिक्षा है वो सदुपयोगिता को की मानसिकता को सुनिश्चित कर सकती है, क्योंकि हमको तन मन धन रूपी अर्थ की सदुपयोगिता, क्योंकि सदुपयोगिता में भी सुरक्षा है। यदि हम अपने नदी को, पहाड़ को, खनिजों को, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं, हम जो उत्पादित वस्तु है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाते, जैसे उत्पादन के बाद हमारे एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ता रहता है, कई बार सब्जियां जो हैं वो खराब हो जाती हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम इतना अधिक उत्पादन कर लेते हैं, उसका सदुपयोग सुनिश्चित नहीं होने के कारण कपड़ा बेकार जाता है। बहुत सारी जो उत्पादित वस्तु जिसमें मानव का बहुत श्रम लगता है, यदि उनका सदुपयोग नहीं होता है तो वो वेस्ट होती है, बर्बाद होती है, उसमें मानव श्रम का भी नुकसान होता है और जो हमारी उत्पादित के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसका भी नुकसान होता है। तो इस प्रकार से सदुपयोगात्मक व्यवस्था को सीखना भी जरूरी है। तो सदुपयोगात्मक व्यवस्था को सिखाने की जो जिम्मेदारी है, मुझे लगता है वो शिक्षा संस्थाओं के रूप में शिक्षा संस्थाओं की होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा संस्थाएं ही माता पिता के बाद एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है जो बच्चे को जिम्मेदार बनाता है, जो बच्चे में ईमानदारी को, समझदारी को, ईमानदारी, जिम्मेदारी को प्रतिष्ठित करता है और समाज में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनके अंदर मानसिकता को प्रतिष्ठित करता है। क्योंकि ये जो समझ होती है, जिसको हम लोग ज्ञान, विवेक, विज्ञान कह रहे हैं, जिसको सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था कह रहे हैं, जिसको नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य कह रहे हैं, ये जो समझ होती है, यही समझ जब परिवार जीवन में जीने में प्रमाणित होती है, जिसको हम कहते हैं प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन को स्थापित करती है। यानी कोई भी व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति, यदि परिवार में नहीं जी पाता, संबंधों में नहीं जी पाता और परिवार की व्यवस्थाओं में भागीदारी की मानसिकता उसके अंदर नहीं है, तो उसके पढ़े लिखे होने का कोई अर्थ नहीं है, उसके ज्ञानी होने का कोई प्रमाण नहीं है, उसके समझदार होने का कोई प्रमाण नहीं है। वो पढ़ा लिखा नासमझ है, पढ़ा लिखा मूर्ख है, अज्ञानी है ना, क्योंकि उसका जो प्रमाण है वो व्यवस्था में जीने में ही होता है। और व्यवस्था का जो मिनिएचर है वो परिवार है, क्योंकि परिवार में वो सब काम होता है जो राष्ट्र में होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय जीवन में होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी संबंध का निर्वाह होता है, परिवार में भी संबंध का निर्वाह होता है। परिवार में भी उत्पादन होता है
और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में भी उत्पादन होता है, सामाजिक जीवन में भी उत्पादन होता है। जैसे परिवार में जीने में कुछ नियम होते हैं, वैसे ही सामाजिक नियम होते हैं, राष्ट्रीय नियम होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नियम होते हैं। तो इसलिए परिवार व्यवस्था का एक मिनिएचर है। यदि पढ़ा लिखा विद्यार्थी अपने पारिवारिक जीवन में जीने में प्रमाणित नहीं होता है तो उसका प्रतिभा में संतुलन है, व्यक्तित्व में संतुलन है, ये प्रमाणित नहीं होता है। और जब वो पारिवारिक जीवन में जीने में प्रतिभा व्यक्तित्व को संतुलित कर देता है, तभी उसमें स्वयं में विश्वास है, श्रेष्ठता का सम्मान है, ये प्रमाणित होता है। तो इसलिए शिक्षा स्वयं के प्रति विश्वास, स्वयं में विश्वास को प्रतिष्ठित करती है। शिक्षा श्रेष्ठता के सम्मान को सुनिश्चित करती है। और इसीलिए मानव जाति में जो भी महान लोग हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में, वैज्ञानिक जीवन में कुछ उपलब्धियां मानव जाति के लिए हासिल की हैं, उनका सम्मान करने की जो मानसिकता यदि विद्यार्थी में प्रतिष्ठित होती है, तो इसी को कह रहे हैं कि स्वयं में विश्वास, यानी समझदारी के रूप में स्वयं में विश्वास होता है, जिसको ज्ञानी होने का प्रमाण कहते हैं। और जो मानव जाति में जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो श्रेष्ठ भाषा है, श्रेष्ठ संस्कृति है, श्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं, श्रेष्ठ सामाजिक लोग हैं, श्रेष्ठ राजनेता हैं, उनके प्रति एक सम्मान के भाव को शिक्षा ही प्रतिष्ठित करती है। यदि आप शिक्षा की वस्तु देखें तो इसलिए हम लोग महापुरुषों के बारे में, महान वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ाते हैं। और जो संस्कृति और सभ्यता में जो महान पुरुष हुए हैं, उनकी भी शिक्षाओं को हम लोग शिक्षा में जगह देते हैं, ताकि श्रेष्ठता का सम्मान जो है वो बच्चे की मानसिकता में प्रतिष्ठित हो सके। यदि स्वयं में समझदारी और श्रेष्ठता का सम्मान बच्चे की मानसिकता में प्रतिष्ठित होता है, तो वो परिवार में प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन के रूप में प्रमाणित होता है। और विद्यार्थी जो है वो परिवार व्यवस्था में भागीदारी करता हुआ, परिवार में कोई ना कोई उत्पादन कार्य होता है या परिवार सहज कुछ कार्य होते हैं, जैसे साफ सफाई होती है, परिवार में रख रखाव होता है, परिवार में खाना बनाने का काम होता है, परिवार में बाजार से कुछ वस्तुएं लाने का काम होता है। तो इस प्रकार से परिवार जो व्यवस्था होती है, खेती होती है या देखभाल होती है, सुरक्षा होती है, तो इस प्रकार से हर परिवार अपने स्वावलंबन के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। तो बच्चे के अंदर परिवार सहज व्यवस्था में भागीदारी की मानसिकता को भी सुनिश्चित करने का काम शिक्षा का है। और यही शिक्षा जो है, जब ऐसा शिक्षित विद्यार्थी परिवार में आता है तो वो प्रतिभा और व्यक्तित्व के संतुलन को प्रमाणित करता है। ऐसा जो व्यक्ति जो परिवार व्यवस्था में, यानी परिवार रूपी व्यवस्था में जीने में सफल होता है, प्रमाणित होता है, जी पाता है, वही समाज व्यवस्था में भागीदारी करने में सक्षम होता है, पात्र होता है, योग्य होता है। और यदि कोई परिवार व्यवस्था में नहीं जी पाता या उसको जीना नहीं आता है और वो सामाजिक जीवन में जाता है, वहाँ भी समस्या को पैदा करता है, ऐसा हम लोग देख रहे हैं। और उसके कारण से जो सामाजिक जीवन है वो धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा है, तबाह हो रहा है, समस्याग्रस्त हो रहा है, नशे में डूब रहा है, अपराध में डूब रहा है, शोषण में डूब रहा है, आतंक बढ़ रहा है, नियम विरुद्ध जीने की प्रवृत्तियां जो है वो सामाजिक जीवन में बढ़ रही हैं। उसका मूल कारण है कि परिवार में प्रमाणित ही नहीं हुआ विद्यार्थी, और इसीलिए उसके सामाजिक होने का प्रमाण नहीं है। तो शिक्षा का एक जो अगला उद्देश्य है वो व्यवहार में सामाजिकता को प्रतिष्ठित करना। यदि बच्चे के व्यवहार में सामाजिकता की प्रतिष्ठा नहीं है तो सामाजिक जीवन में कलह क्लेश होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, युद्ध हिंसा होती है, द्वेष होता है, घृणा होती है, और ये बहुत दुख का कारण बनती है, अमानवीयता का कारण बनती है। इसको हम सब लोग पहचान ही सकते हैं। और इसके बाद अल्टीमेटली हम लोग शिक्षा के माध्यम से चाहते हैं कि विद्यार्थी स्वावलंबी हो जाएं। स्वावलंबी का मतलब ये होता है कि वो अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं उससे अधिक का उत्पादन कर सकें, जिसको हम लोग समृद्धि कहते हैं। समृद्धि स्वावलंबन विधि से ही आती है, चाहे वो कृषि का उत्पादन हो, चाहे वो गौ पालन हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में इंडस्ट्री में भागीदारी करना हो।
तो इस रूप में, या नौकरी हो, कहीं पे नौकरी करना। हम लोग एक समय ऐसा सुना करते थे, हमारे यहाँ एक कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम व्यवसाय अधम चाकरी, यानी जिसको आज नौकरी को प्रतिष्ठित कह रहे हैं, अधम चाकरी भीख निदान, ऐसा था। तो मुझे लगता है कि नौकरी से इंटरप्रेन्योरशिप जो है ज़्यादा अच्छी है, और इंटरप्रेन्योरशिप से भी ज़्यादा अच्छा खेती है, यदि खेती व्यवस्थित रूप से की जाती है। हम लोगों ने कुछ बड़ी हिमालयन गलती करी है, और उसमें एक गलती ये करी है, खेती और श्रम की मानसिकता को अप्रतिष्ठित किया है। शिक्षा ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि बच्चा जब तक पढ़ता है तब तक कोई श्रम नहीं करता है। अभी नई शिक्षा नीति जरूर कह रही है कि स्किल एजुकेशन को कंपलसरी करेंगे, ताकि बच्चे में श्रम का भी संस्कार आए और उसमें कुछ एक स्किल का भी विकास हो जो जीने में सहायक हो, या उसको स्वावलंबी बनाने के रूप में सहायक हो। अभी देखना है उसके रिजल्ट क्या आते हैं, लेकिन भारत सरकार में जो अच्छे लोग हैं वो इस दिशा में सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यवसाय की या स्किल की जो एजुकेशन है वो एक अनिवार्य हिस्सा है। और यदि ये अनिवार्य होता है तो मुझे लगता है कि जब तक बच्चे ग्रेजुएट होकर निकलेंगे तब तक 10-15 स्किल उनको आती होंगी, ताकि यदि राज्य में या उद्योग के क्षेत्र में यदि उनको रोजगार नहीं मिलता है तो वो जो सर्विस सेक्टर है, या जहाँ पर स्किल के सदुपयोग से अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, अपना रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इस प्रकार से जो शिक्षा है वो ज़्यादातर विद्यार्थियों के लिए स्वावलंबन का एक रास्ता खोल देगी। दूसरे तरीके से यदि स्वावलंबन को समझें तो स्वावलंबन जो है सामाजिक हुए बिना नहीं होता है। जैसे आज की स्थिति में मैं देखता हूँ कि किसान भी स्वावलंबी नहीं है, ना स्वावलंबी है ना स्वायत्त है। मजदूर भी स्वावलंबी नहीं है, स्वायत्त नहीं है। सर्विस करने वाला भी स्वावलंबी नहीं है, स्वायत्त नहीं है। यहाँ तक कि जो शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले जो शिक्षक हैं, जो अधिकारी हैं, या जो वाइस चांसलर हैं, वो भी, उनको भी हम ऐसा पाते हैं कि वो स्वायत्त नहीं है, स्वावलंबी नहीं है। स्वावलंबी का मतलब होता है अपना खुद का निर्णय लेके जी पाना, है ना, अपनी स्वायत्तता को, स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए। तो हम देखते हैं कि जो परतंत्रता दिनों दिन बढ़ रही है, जो जितने बड़े पद पर है वो उतना ज़्यादा परतंत्र है, उतना ज़्यादा दबाव में है, उतना ज़्यादा असुरक्षा में है, उसके पास स्वायत्तता की उतनी लिमिटेड चांसेस हैं, और इसलिए वो दबाव में, घुटन में, पीड़ा में, संत्रास में, है ना, उसमें जी रहा है। मैंने देखा, अभी मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, जिनकी देश दुनिया में पहचान है, लेकिन वो वाइस चांसलर नहीं बनना चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? क्योंकि उनको पता है बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करना पड़ेंगे, बहुत दबाव होगा। इसी प्रकार से अच्छे लोग राजनीति में नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि राजनीतिक जीवन में बहुत दबाव होता है। मेरे परिवार में मेरे पिता स्वयं भी प्रशासनिक अधिकारी रहे, वो डीएम के रूप में रिटायर हुए, और मैंने ये देखा कि प्रशासनिक अधिकारी के ऊपर कितना दबाव होता है आज के समय में। और आप लोग भी देख ही रहे हैं कि आए दिन दंगे होते हैं, उसमें जो है अभी जो किसान आंदोलन के समय प्रशासनिक अधिकारी के रूप में यदि पुलिस कर्मियों को देखें तो लगभग एक दिन की घटना में करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तो कितना पीड़ा होगी, कितनी दबाव होगी, कितना असुरक्षा होगा। तो ऐसे में कहाँ स्वायत्तता है, कहाँ स्वतंत्रता है, कहाँ उनमें स्वावलंबन है? तो उत्पादन प्रणालियाँ भी परतंत्र हो गई। हम बीज पे भी निर्भर हैं, खाद पे भी निर्भर हैं, हमारी जो ज़मीन है उसमें रसायन के रूप में हम कारपोरेट के ऊपर भी निर्भर हैं। तो हमारी जो परतंत्रता है वो बढ़ रही है, और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ही थोड़े से लाभ के कारण से ये गलत प्रवृत्तियों को प्रश्रय दे दिया, और उसके कारण से हम आज बीज में, खाद में, पानी में, है ना, इन सब पे परावलंबी हो गए, स्वावलंबी नहीं है, परावलंबी हो गए। तो ये जो परावलंबन से मुक्त व्यवस्था पे भी हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षा, स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता का सम्मान, प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन,
व्यवहार में सामाजिक और व्यवसाय में स्वावलंबन को सुनिश्चित करती है। यदि ये 5 या 6 चीज़ें हमारे जीवन में आती हैं तभी हम कहेंगे कि जो शिक्षा है वो सफल हुई। नहीं तो शिक्षा भी एक समस्या बनती जा रही है। शिक्षा एक ऐसा हाथी हो गया है जिसका उपयोग बहुत कम है और उसका पेट भरने के लिए बहुत सारा खाद्यान्न की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे जीडीपी का बहुत थोड़ा सा हिस्सा भी है, लेकिन एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो हमारा शिक्षा में लग रहा है। ज़्यादा बड़ा हिस्सा तो सुरक्षा में लग रहा है, और सुरक्षा में भी इसलिए लग रहा है क्योंकि सामाजिकता की समझ नहीं है, सह अस्तित्व की समझ नहीं है, मूल्य निष्ठा नहीं है, मूल्यों में जीना नहीं आता, इसीलिए असुरक्षा है। और इसीलिए असुरक्षा के लिए हमारा जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें जा रहा है। शिक्षा में भी जितना जा रहा है उससे जितना समाज का जा रहा है, जीडीपी बेसिकली समाज की संपत्ति है, राष्ट्र के माध्यम से शिक्षा में लगती है और कई बार समाज के माध्यम से भी शिक्षा में लगती है। तो जितना समाज शिक्षा में लगा रहा है तो शिक्षा जगत को इस पर विचार करना पड़ेगा कि उसमें से कितना लौट के आ रहा है, कितना समाज के लिए शिक्षा से भला हो रहा है। अभी तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है उसने पूरी धरती के वातावरण को ख़राब कर दिया, ज़मीन को ख़राब, पानी को ख़राब, जंगलों को काट डाला, हमारे कुएं तालाब बावड़ी ख़त्म हो गई हैं, नदियाँ प्रदूषित हो गई हैं। तो विज्ञान का लाभ क्या हुआ, शिक्षा संस्थाओं का लाभ क्या हुआ? जो सामाजिकता थी, जो गांव में सामाजिकता होती थी, वहाँ बैर विरोध हो गया, पार्टी बंदी हो गई, है ना, शोषण अपराध की प्रवृत्तियाँ बढ़ गई। जिसको हम लोग उद्योग धंधा व्यापार कह रहे हैं उसमें लाभोन्माद आ गया। जिसको हम लोग मीडिया, शिक्षा, इंटरनेट आदि कह रहे हैं उसमें कामोन्माद छाया हुआ है। तो आखिर हम जीना क्या चाहते हैं, हम क्या मानसिकता का निर्माण कर रहे हैं, ये हमको विचार करना होगा। और यदि हम विचार नहीं करते हैं तो हमको समस्याओं में जीने के लिए अपने को तैयार कर लेना चाहिए। हमको एक आदम सभ्यता में जीने के लिए, जिसको जंगल युग में जीने के लिए अपने को तैयार करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि वो हजारों साल के मानव श्रम को ध्वस्त कर देगा। और इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारत सरकार इस बात को लेकर चिंतित हुई और उन्होंने AICT के माध्यम से इंडक्शन प्रोग्राम में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के माध्यम से एक संस्कार के रूप में, एक सभ्यता संस्कृति की समझ, मूल्यों की समझ के रूप में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के प्रोग्राम को जो है एक अनिवार्य प्रोग्राम के रूप में बनाया है। और उसी के अंतर्गत जो है मुझे आपका जो इंस्टीट्यूट है, और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो उसका MM इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड मैनेजमेंट है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और आपके इस प्रोग्राम के जो कोऑर्डिनेटर हैं गौतम कुमार जी और आयुषी चड्डा जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं उनका आभारी हूँ। आपके जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर सुमित मित्तल जी का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी अवसर होगा तो फिर मिलेंगे। और मुझे लगता है कि ये चर्चा चलती रहना चाहिए। शिक्षकों का ये दायित्व है कि इस संवाद को बना के रखें। विद्यार्थियों का भी दायित्व है कि अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार में इस चर्चा को बना के रखिए। यह आज के समय की आवश्यकता है और इससे हमारा वर्तमान तो ठीक होगा ही, भविष्य भी ठीक होगा। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौतम जी, धन्यवाद आयुषी जी। Thank you very much, sir, for sharing such a valuable thought to University of Human Values. Now, on the behalf of MM Institute of Computer Technology